हेलो दोस्तों, मैं हूं कौशल अवस्थी और एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूं हमारे चैनल कॉमर्स वाले सर में। और यहां पर हम बात करने वाले हैं क्या, जो और दो जीवन परिचय बचे थे उनके बारे में। तो यहां पर अभी तक आपने रघुवीर साय, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती और भी एक विषय में आपने जीवन परिचय पढ़े थे। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। देखिएगा ध्यान से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है कवि परिचय के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। और याद रखिएगा अभी तक फणीश्वर नाथ रेणु और धर्मवीर भारती ये दोनों लेखक परिचय में हैं। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी, कवि परिचय में। तो कवि परिचय की बात की जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आज का विषय हमारा क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए अगर रचनाओं की बात की जाए तो परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, ये इनकी रचनाएं हैं। याद रखिएगा पेपर में पूछा जा सकता है कि तुलसीदास किसकी रचना है, तो तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आप ये बिल्कुल भी मत समझिएगा तुलसीदास तो, अरे तुलसीदास तो एक कवि थे या लेखक थे। आप कह सकते हो कि तुलसीदास जी ने क्या किया था, रामचरितमानस के रचयिता कहलाते हैं। तो याद रखिएगा तुलसीदास जी के बारे में किसने बताया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। इसमें एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इसमें ऑब्जेक्टिव में यह पूछा जा सकता है कि खालिस्तान कवि को निराला कवि के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला कवि के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल आ सकता है कि निराला कवि किसे कहा गया है, तो निराला कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी को कहा गया है। रचनाओं की बात की जाए तो परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास इनकी रचनाएं हैं। और अगर हम बात करें भाव पक्ष की, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि कवि परिचय में क्या होता है, भाव पक्ष और कला पक्ष होता है, जबकि लेखक परिचय में भाषा और शैली होती है। तो यहां पर हम ध्यान देंगे भाव पक्ष। देखिए भाव पक्ष में क्या बोला जा रहा है, आप छायावाद के आधार स्तंभ कवि हैं। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया था कि छायावाद में चार मुख्य कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो उसी के आधार पर यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के महान कवि माने जाते हैं, तो ये छायावादी युगीन कवि माने जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, आपको उनके बारे में जो जो नॉलेज हो आप ये जीवन परिचय में बिल्कुल बता सकते हैं कि आप छायावाद के आधार स्तंभ कवि हैं। अगर आपको छायावाद की विशेषताएं पता हैं तो वो सभी विशेषताएं आप इनमें सम्मिलित कर सकते हैं। इसके साथ साथ बोला जा रहा है आपकी रचनाएं भक्ति तथा रहस्यपूर्ण है। अब आपने भी पढ़ा था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने तुलसीदास के ऊपर रचनाएं लिखी थी, तो सीधी सी बात है वो किससे रिलेटेड होगी, वो भक्ति से रिलेटेड होगी। और इसके साथ साथ इनकी रचनाएं रहस्यपूर्ण है। फिर लिखा है आपकी रचनाओं में प्रकृति चित्रण अत्यंत सजीव दिखाई देता है। प्रकृति का इन्होंने इतना अच्छा चित्रण किया कि ऐसा अगर उन्होंने झरने के बारे में बताया तो इस तरीके से बताया कि ऐसा लगेगा झरना आपके सामने ही बह रहा है। इसे कहते हैं सजीव चित्रण। और आपके काव्य में देश प्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है, मतलब आपके काव्य में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना परिलक्षित होती है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मैंने क्या क्या बता दिया कि आप छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं या आधार स्तंभ कवि हैं। आपकी रचनाएं भक्ति तथा रहस्यपूर्ण है। आपकी रचनाओं में प्रकृति चित्रण अत्यंत सजीव दिखाई देता है और आपके काव्य में देश प्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावना दिखती है। अगर हम बात करें किसकी, कला पक्ष की, तो कला पक्ष की अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा कला पक्ष में क्या है, आपने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। देखिए याद रखिएगा अलंकार जो बताए जाते हैं वो कवि परिचय में बताना है आपको। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ भी लिखकर आ जाएंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। शैली आपको, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था फणीश्वर नाथ रेणु और धर्मवीर भारती, तो उनकी रचनाओं में शैली, तो शैली अलग होती है। लेकिन कवि परिचय में हम क्या करते हैं, कला पक्ष जब आपको बताना होता है तो कला पक्ष में यहाँ पर बात आती है कि आपको अलंकारों का, छंदों का वर्णन करना है। यहां पर हमको शैली नहीं लिखनी है, तो ये आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि शैली अगर आएगी तब आप लिख सकते हो मनोवैज्ञानिक, विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक, हास्य व्यंग्य शैली, रिपोर्टाज शैली। लेकिन अगर कला पक्ष आएगा तो आपको यहां पर कला पक्ष में अलंकारों और छंदों के बारे में बताना है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा आपने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा मानवीकरण अलंकार का अद्भुत प्रयोग किया है। ध्यान दीजिएगा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा मानवीकरण अलंकार, अभी आपने पढ़ा था ना कि प्रकृति का सजीव चित्रण, तो याद रखिएगा इन्होंने क्या किया है, मानवीकरण अलंकार का अद्भुत प्रयोग किया है। पेपर में ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि मुक्तक छंद के जनक कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्तक छंद के जनक माने जाते हैं। आपकी भाषा सरल और व्यवहारिक है, इनकी भाषा कैसी है, सरल और व्यवहारिक है।
उर्दू, फारसी तथा बंगला शब्दों का प्रयोग आपकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उर्दू शब्द, बंगला शब्द और फारसी शब्दों का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। अब यहां पर हम बात करते हैं क्या, साहित्य में स्थान। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर साहित्य में स्थान की बात की जाए, एक और इसमें लिखा है कला पक्ष में, काव्य में प्रगतिवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं। प्रगतिवादी विचारधारा का मतलब जैसे छायावाद के जस्ट बाद क्या स्टार्ट होता, प्रगतिवाद। तो जो विशेषताएं आपने प्रगतिवाद में पढ़ी थी, वो सभी विशेषताएं इसमें भी सम्मिलित होती हैं, क्योंकि इन्होंने छायावाद के युग में भी कविताएं लिखी हैं और प्रगतिवाद। तो याद रखिएगा कि इनके काव्य में प्रगतिवादी विचारधारा के भी दर्शन होते हैं। अगर हम साहित्य में स्थान की बात करें तो बोला जा रहा है कि आधुनिक विषयों में आपका उत्कृष्ट स्थान है और आपने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की है। देखिएगा, ये साहित्य में स्थान है, ये अपने आप में बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आपको मैंने बता दिया अभी कि आप ये भी लिख सकते हैं कि इनको कई प्रकार के साहित्यिक पुरस्कारों से नवाजा गया और आपका स्थान हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण है। तो ये 2-3 बातें आप याद रखिए। एक पुरस्कार आप जरूर बता सकते हैं और हिंदी साहित्य में इनका स्थान विशिष्ट है। और इसमें एक चीज और लिखिए कि आपने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की है। और आधुनिक विषयों में आपका स्थान उत्कृष्ट है, मतलब जो आधुनिक काल के विषय हैं, तो आधुनिक विषयों में आपका स्थान उत्कृष्ट है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है हमारा आलोक धनवा। आलोक धनवा भी क्या है, आपके चैप्टर में कवि परिचय के अंतर्गत आते हैं। तो आलोक धनवा की रचनाएं कौन कौन सी है, जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां और कपड़े के जूते। तो ये हमारी 3 रचनाएं हैं, जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां और कपड़े के जूते। तो याद रखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु और रघुवीर सहाय और एक आलोक धनवा को बिल्कुल आप जरूर पढ़िए। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है इन चीजों को। ध्यान दीजिएगा, आलोक धनवा में क्या क्या बताया मैंने, रचनाओं में जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां और कपड़े के जूते। अगर बात की जाए क्या, भाव पक्ष की, तो भाव पक्ष की बात अगर की जाए तो भाव पक्ष में क्या बताया जा रहा है कि आप एक जन कवि हैं। जन कवि का मतलब होता है कि जनता के बीच में रहने वाले कवि। मतलब ये ऐसा नहीं कि जनता से, जन सामान्य से अलग रहते हो, ये एक जन कवि है। जन कवि का मतलब कि ये जनता की समस्याओं से संबंधित बातें भी कविताओं के माध्यम से रखते थे। आप साम्राज्यवाद के प्रबल विरोधी हैं, साम्राज्यवाद के ये प्रबल विरोधी हैं और ये लोकतंत्र को क्या करते हैं, लोकतंत्र के समर्थक कह सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि आप साम्राज्यवाद के प्रबल विरोधी माने जाते हैं। इसके बाद है काव्य में नारी विमर्श स्पष्ट दिखता है। काव्य में नारियों को महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए बोला गया, काव्य में नारी विमर्श स्पष्ट दिखाई देता है। काव्य जो है देश प्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत है। तो यहां पर आपने अभी देख लिया कि क्या क्या मैंने बता दिया। इसमें 2 पॉइंट अभी आपने ऊपर देखे थे। एक तो आप एक जन कवि हैं, साम्राज्यवाद के प्रबल विरोधी हैं। आपको कम से कम 3 पॉइंट तो इसमें बताने हैं किसी भी हालत में। भाव पक्ष में आपको बताना आप एक जन कवि हैं, साम्राज्यवाद के प्रबल विरोधी हैं। इसके बाद आपको बताया जा रहा क्या, काव्य में देश प्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है और आपके काव्य में नारी विमर्श स्पष्ट दिखाई देता है। कला पक्ष की बात की जाए तो मैंने आपको बार बार बताया है कि कला पक्ष में आपको अलंकारों का, छंदों का वर्णन करना है और आपने यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा मानवीकरण अलंकार का अच्छा प्रयोग किया है। इसके बाद बारी आती है क्या, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण का अद्भुत समायोजन है। प्रसाद का मतलब आपको पता है, प्रसाद गुण आपने शब्द गुण में देखा होगा। शब्द गुण की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप उसको जरूर एक बार उसमें विजिट कीजिए जाके और उसके बारे में जानिए। तो माधुर्य गुण का मतलब क्या होता है, माधुर्य गुण का मतलब जहां कविताएं ऐसी हो जो कानों को सुनने में अच्छी लगे। और प्रसाद गुण का अर्थ होता है जहां पर ऐसी कविताएं जिसको सुनकर हमारा हृदय पवित्र और मन हमारा साफ सुथरा निर्मल हो जाए। तो याद रखिएगा, इनकी रचनाओं में माधुर्य गुण मतलब कानों को सुनने में जो अच्छा लगे, और प्रसाद मतलब होता है क्या, पवित्र और निर्मल कर देने वाली ऐसी कविताओं का समायोजन देखने को मिलता है। समायोजन का अर्थ हो गया कि कविता सुनने में अच्छी भी लगेगी, कर्णप्रिय भी होगी, इसके साथ साथ आपका मन पवित्र भी हो जाएगा और हृदय आपका निर्मल हो जाएगा। अगला टॉपिक की अगर बात करें तो आपकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। हिंदी साहित्य की खड़ी बोली का आपने प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान की बात करें तो बोला जा रहा समकालीन कविताओं में आपका उत्कृष्ट स्थान माना जाता है। समकालीन कवियों में आपका स्थान उत्कृष्ट है। आपकी कविताओं में कलात्मकता के दर्शन होते हैं। देखिए मैंने आपको बार बार बताया है कि आप
ये चीजें जरूर लिख सकते हैं कि आपका हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। बट अब टीचर भी ये बात समझने लगे कि बच्चे क्या करते हैं, साहित्य में स्थान में जनरली यही लिख कर आते हैं, तो आपको कुछ अपने शब्दों का भी प्रयोग करना है, कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग। जैसे आपको मैंने बता दिया कि आपको कई प्रकार के ऐसे लिखेगा कि आलोक धनवा जी को या आपको हिंदी के कई प्रकार के साहित्यिक पुरस्कारों से नवाजा गया है। समकालीन कविताओं में आपका उत्कृष्ट स्थान है, समकालीन कविताओं में आपका उत्कृष्ट स्थान है। आपकी कविताओं में कलात्मकता दिखाई देती है, मतलब एक तरह से आर्टिस्ट के लक्षण इनकी कविताओं में दिखाई देते हैं। इन्होंने अपने कविताओं को बहुत ही कलात्मक ढंग से वर्णन किया है। तो ये आलोक धनवा के जीवन कवि परिचय में ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो अब हमने यहाँ पर सभी प्रकार के जीवन परिचय, जिसमें आपको मैंने कवि परिचय, लेखक परिचय बता दिए हैं, बुक में बहुत सारे दिए हैं। हमने हर बात का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपके लिए इस वीडियो को तैयार किया है। अब देखिए, अब बात करते हैं कुंवर नारायण की। कुंवर नारायण में क्या बोला जा रहा है? सुनिए, कुंवर नारायण की अगर बात की जाए तो बोला जा रहा है इनकी रचनाएं क्या, तीसरा सप्तक। अब आपसे देखिए, कुंवर नारायण क्योंकि आपके टॉपिक का ही, बुक का ही विषय है, तो आइए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि तीसरा सप्तक किसकी रचना है, और चक्रव्यूह और 4 दिनों, इसका कुछ 4 दिनों, कुछ इसमें वर्डिंग मिस्टेक है। तीसरा सप्तक और चक्रव्यूह इनकी रचना है। आप एक बार इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, 4 दिनों इसमें कुछ शायद वर्ड मिस्टेक है। तो तीसरा सप्तक और चक्रव्यूह कुंवर नारायण की प्रमुख रचना है। भाव पक्ष की बात की जाए तो इनके काव्य में मानवीय संबंधों का चित्रण मिलता है और इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया है। इन्होंने अपने काव्य में राजनीति पर तीखा प्रहार किया है। तो क्या क्या इसमें बातें बताई गई कि इनके काव्य में मानवीय संबंधों का चित्रण मिलता है। मानवीय संबंध का मतलब आप समझ गए होंगे, जहां पर मनुष्य जो आपस में रिलेशन बनाते हैं, आपस में जो पारिवारिक संबंध, हर प्रकार के सामाजिक संबंध, तो यहाँ पर मानवीय संबंधों का चित्रण दिखाया गया है। इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया है। ध्यान दीजिएगा, इनके काव्य में मानवीय संबंधों का चित्रण मिलता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया है। इसके साथ साथ इनके काव्य में राजनीति पर तीखा प्रहार देखने को मिलता है। राजनीति में जो भी, देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज है जहां पर कई बार ऐसा होता है नेताओं के द्वारा कई प्रकार के गलत कार्य किए जाते हैं, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, तो इन्होंने काव्य के माध्यम से क्या किया, राजनीति पर तीखा प्रहार करने का प्रयास किया है। तो आपको सिर्फ देखिए, ऐसा है कि जब आप इस जीवन परिचय को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको कुछ बातों को जरूर ध्यान रखना है। जैसे मैंने पहले बोला, मानवीय संबंध, दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और तीसरा राजनीति पर तीखा प्रहार। आप ये शब्द याद रखिए, इसके आधार पर आपसे सेंटेंस ऑलरेडी बनाते बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं अगर कला पक्ष की, तो इनकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। अब सीधी सी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ही लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जनरली जो भी कवि कविताएं लिखते हैं उनमें सबकी भाषा खड़ी बोली ही होती है। तुलसीदास, सूरदास में क्या हो जाता है, ब्रज भाषा, अवधि भाषा, ये वाली समस्या हो जाती है जनरली। बाकी जितने भी आपके कोर्स में है, आलोक धनवा हो गए, कुंवर नारायण हो गए, इन सभी की भाषा खड़ी बोली ही है। इसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, फारसी तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है और इन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। मुक्तक छंद के जनक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि आ सकता है। इन्होंने भी मुक्तक छंद का प्रयोग किया। मुक्तक छंद का मतलब होता है जहां पर जो मात्राओं और वर्णों की गिनती से क्या हो, मुक्त हो, उसे मुक्तक छंद कहा गया है। तो याद रखिएगा, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान की बात करें तो ये राजनीति पर कटाक्ष करने वाले कवि हैं। अभी आपने इनके उसमें भी पढ़ा था कि इन्होंने क्या किया, राजनीति पर कविताओं के माध्यम से तीखा प्रहार किया। वही बात साहित्य में स्थान में लिखा है कि ये राजनीति पर कटाक्ष करने वाले कवि हैं। इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अनुपम देन है। तो इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अनुपम देन है। और आपको मैंने एक बात बताई थी कि आप यहाँ लिख सकते हो कि आपको कई प्रकार के साहित्यिक पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो इसी के साथ हमारा जीवन परिचय समाप्त होता है। तो चलिए, तो फिर आपके जीवन परिचय की पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। अब बस आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना है। मैंने अपने हिसाब से आपको जरूर बता दिया है। देखिए, इसमें हमने बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया जिससे आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हमने 3 लेखक परिचय और 3 कवि परिचय बताए हैं। तो अगर आपको पहचानना है कि कौन सा उसमें लेखक परिचय है, कौन सा कवि परिचय है, तो आपको भाव पक्ष, कला पक्ष अगर है तो वो कवि परिचय है, और जिसमें भाषा और शैली लिखी है वो क्या है, लेखक परिचय। तो मैं बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उसमें कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी वीडियोस देखकर कैसा लगा। और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें जिससे उनको
भी हमारे चैनल के बारे में पता चल सके और एमपी बोर्ड एग्जाम में जो जो समस्या आपके सामने आने वाली है वो सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम यहाँ पर तत्पर हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।